Hello friends, welcome to XIS monthly current affair magazine classes from our very own current affair magazine that is Current Express which is going to be your one stop solution for current affairs। तो आपको पता ही हम सारे मेजर सोर्सेस को कवर करेंगे। अब इतने दिनों से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको भी लगता होगा मैम का डायलॉग है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। हाँ, डायलॉग ही मान लो, ये हमारा अपना प्रीमियम डायलॉग है भाई, XIS वाले हम लोग, तो ये हमारा डायलॉग जैसा आप मान सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो, कोई अगर पहली बार भी देख रहा हो तो यू शुड नो कि हाँ ये चीज क्या है, क्या मेजर सोर्सेस कवर करे। सो बोर मत होना, ओके। तो आज जो है ना वो टॉपिक्स मोर और लेस बहुत ही याद करने वाले हैं। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, पहले बता देती हूँ। तो आपको मैं बोलूंगी ये याद कर लो, ये पढ़ लो, ये कर लो। सो देयर इज नथिंग too much to make you understand here and speedy manner में भी करना है, तो I'll let you know कि क्या क्या पढ़ना है। so don't get bored please and let's complete it। जितनी जल्दी complete करेंगे तो फिर interesting topics आएंगे नेक्स्ट वाली में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने करा था, आई होप दिस माइक इज वर्किंग, या कई बार माइक धोखा दे देता है। चलो स्टार्ट करते हैं। आयर करा था हमने थोड़ा थोड़ा, हमने आयर पूरा कर लिया था। एंड नाउ विल बी डूइंग इकोनॉमी भी किया था। इकोनॉमी में कुछ टॉपिक्स थे जिसको स्टार्ट करते हैं, राइट। आई होप आप लोगों ने जो एक दिन दिया था उसमें एमसीक्यूज बनाए होंगे, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं करोगे ना तो फायदा ही नहीं होगा। चलो, पहली चीज तो एक कॉफी डे थी, बहुत बार बात कर चुके थे। फिर है जीआई टैग। देखो असम के 8 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, आपको तो पता ही चल गया होगा अभी तक। जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये अगर किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो वो बताता है उसकी यूनिकनेस और बताता है कि इसी प्लेस का जो है वो नेटिव है, मतलब यहीं पर उगता है, यूनिक है और इसको स्पेशल अटेंशन मिलता है। कोई और इसको फॉर्ज नहीं कर सकता, अपने नाम पे बेच नहीं सकता। सिंपल शब्दों में ये होता है जीआई टैग। तो 8 प्रोडक्ट्स को मिला है, जिसमें क्या है तो बहुत इजी है। एग्जाम में आए तो जिसमें बोडो 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 लगा है वो सारे ट्रेडिशनल डिशेज है। क्या खाने का सामान को भी मिलता है जीआई टैग, प्रोडक्ट्स को मिलता है, हैंडीक्राफ्ट्स को मिलता है जीआई टैग, फ्रूट्स को मिलता है, खाने के सामान को मिलता है। तो यहाँ पे बोडो, नाफम, ओंडे, ग्वाखा, नर्जी और ओरोनाई। आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रही थी आपको जूट, तो मैंने बोडो नर्जी के बारे में वहां बताया था कि एक फर्मेंटेड फूड होता है जो कि जूट लीफ से बनता है और बंगाल में लोग खाते हैं। तो ये वाली चीज है बोडो। देखो बोडो से एक और चीज मुझको याद आई, जो असम वाले हैं ना वहां पे वो लोग बोडो लैंड का डिमांड कर रहे हैं बाइफर्केट करने के लिए। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि हाँ अगर आपको ये पता है ना कि बोडो लैंड जैसी कोई डिमांड थी तो इजी हो जाएगा आपके लिए कि हाँ चलो जो भी बोडो से रिलेटेड बस देख लेना कि ओंडला राइस करी है, नाफम फिश है, इसके लिए एक निमोनिक बना लेना, नर्जी तो अब याद हो गया होगा, ग्वाखा के लिए बना लेना फेस्टिवल है, वैसे वैसे करके, ठीक है। फिर नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में तो किसको किसको मिला है नाम तो आप खुद ही पढ़ लोगे, मैं आपको समझाती हूँ किस चीज के लिए मिला है। तो उनका एक रिसर्च था जो कि सोसाइटल इंस्टीट्यूशन के इम्पैक्ट को कंट्री की प्रोस्पेरिटी से लिंक कर रहा था। बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी के बारे में बात कर रहा था। कॉलोनियल लेगेसी से इन्होंने क्या पता किया, इन्होंने पता किया कि जो भी कंट्रीज आज तक कॉलोनाइज थी या कॉलोनी के अंदर थी वहां पे रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हुआ है। कितना सच है ये। इंडिया को क्या बोलते थे, वेट अ मिनट, इंडिया को एक टाइम पे बोलते थे सोने की चिड़िया, बोलते थे कि नहीं, सोने की चिड़िया एक टाइम पे इंडिया को बोलते थे सोने की चिड़िया। लेकिन आपको पता होगा आज क्या पॉवर्टी के लेवल से, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो हमारा भी तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून हुआ है। तो बेसिकली जो रिचेस्ट है वो पुअरेस्ट हो गए। इन्होंने क्या देखा, इसमें कॉलोनियल लेगेसी का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने देखा जो सेटलर्स थे ना, वो लोग जो आते थे वो लोग ऐसी कंट्रीज को चूज करते थे जो कि उनको दो तरह की कंट्रीज चुनते थे। एक चुनते थे जैसे इंडिया जैसी, वहां पे उनका प्योर मोटिव होता था पैसा लो और उड़ जाओ, ठीक है। और कुछ कंट्रीज होते थे जैसे अमेरिका, अमेरिका को भी तो यूके ने कॉलोनाइज किया, पर वहां पे उनको रियलाइज होता है कि हाँ यहाँ पे ना अच्छी कंडीशंस होती तो उनको वो डेवलप किए। पर कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया है उन्होंने वो पैसा खा के चले गए। तो बेसिकली यही चीज उन्होंने देखा कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाया ताकि वो इंडिजिनस पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट कर सके, ठीक है। और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वहां बनाया जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड कॉलोनीज थी और बेसिकली वहां पे यूरोपियन सेटलर्स चले आए। वहां पे वो लोग काम भी करते थे, उनको सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी देते थे। सिंपल भाषा में यही है। बी रेडी इंडेक्स, जैसे आपको पता होगा पहले होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये वर्ल्ड बैंक निकालता था, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ने इसको निकालना बंद कर दिया, बट स्टिल आप इंडिया में देखोगे ना तो बहुत बार हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बेसिस पे अपने काम करते हैं। ऑल्दो वर्ल्ड बैंक ने निकाले, पर हम अभी भी उसी जीवन में जी रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो देखो, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने उसकी जगह एक नया स्टार्ट किया एडिशन, जिसका नाम है बिजनेस रेडी इंडेक्स। तो आप मान सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कोई रिवैम्प वर्जन मान सकते हो, है ना। तो ये बेसिकली वही बताएगा कि कंपेरेटिवली और रिप्रेजेंटेटिवनेस कैसी है कंपनीज में, इंश्योर करेगा। फिर इंडिया की छोटी कंपनीज, तो देखो एक रिसेंट पेपर ने क्या बताया ना, मल्टी प्लांट फेनोमेना, इस तरह के टर्म्स पे ध्यान रखना है। प्री के लिए यही काम आता है। मल्टी प्लांट फेनोमेना देखी गई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है वो बड़ी तेजी से ऑप्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना अपने वर्क फोर्स को मल्टीपल प्लांट्स में, एक ही स्टेट में, बल्कि इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग सिंगल प्लांट। बेसिकली ये लोग क्या सोच रहे हैं कि एक प्लांट को एक्सपैंड करके 4-5 ना बनाए, बेसिकली एक ही प्लान को, एक ही फर्म को अलग अलग वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे मल्टीपल प्लांट्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा एक मल्टी प्लांट फेनोमेना जैसा देखा जा रहा है कि मल्टीपल प्लांट्स में वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रादर देन एक्सपेंडिंग अ सिंगल प्लांट। ओके, और आपको बता दें कि कुछ टर्म्स होते हैं, ये भी इस वाली रिपोर्ट में बाहर आई कि मिसिंग मिडिल और फर्म डॉर्फिज्म। जब आप मेंस का आंसर लिखते हो ना, तो GS3 में जब आप ये सारी चीजें लिख दोगे, मिसिंग मिडल, फर्म डॉर्फिज्म, आपके आंसर को ना वेट मिलता है। ओके, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, यहाँ से पहले मैं आपको मिसिंग मिडिल बता देती हूँ। इंडिया में एक फेनोमेना है ना, MSME, आपने सुना होगा। MSME क्या होता है? मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस। यहाँ पे स्मॉल है हमारे इंडिया में बहुत, माइक्रो भी है हमारे इंडिया में, पर ये मिडिल वाला जो है ना, वो ब्रैकेट गायब है हमारे अंदर। बेसिकली जो मीडियम साइज के फर्म्स हैं वो एब्सेंट है, पर छोटे और बड़े मिल जाएंगे। या तो आपको बहुत बड़े फर्म मिलेंगे या तो बहुत छोटे फर्म मिलेंगे, ठीक है। लार्ज फर्म मिलेगा या तो स्मॉल फर्म मिलेगा, बट व्हाट अबाउट मीडियम? मिडिल वाले का क्या लेन कहना है? तो इसको मिसिंग मिडिल कहते हैं। तो ये एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे फर्म डॉर्फिज्म, मतलब इसको भी अगर मैं आपको समझाऊं फर्म डॉर्फिज्म को, तो आपको यहाँ से क्या समझ है? डॉर्फिज्म से आप क्या समझते हो? आप समझते हो ना, डॉर्फिज्म मतलब कुछ कम होना बेसिकली, या फिर छोटा होना, एज इन की जो साइज में ग्रो नहीं करते, छोटे रह जाते, बौने, डज नॉट ग्रो। बोना टर्म यूज करते हैं, डज नॉट ग्रो इन साइज। तो हमारे इधर फर्म्स जो है वो छोटी रह जाती, बड़ी हो ही नहीं पाती, जो साइज है वही साइज है। तो ये सारे टर्म मेंस में यूज करना। फिर PM गति शक्ति मास्टर प्लान अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू गो एंड डिस्कस इट अगेन। देन 10 years ऑफ मेक इन इंडिया, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर पॉवर्टी इन इंडिया, तो आप बस याद रखो इस वाले आर्टिकल से कि पॉवर्टी, प्रोस्पेरिटी एंड प्लैनेट नाम का एक रिपोर्ट है जो कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। यहाँ ये पॉली क्राइसिस की बात करते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा पॉली क्राइसिस क्या होता है। ये एज इट इज टर्म आ सकता है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है जब बहुत सारी ओवरलैपिंग क्राइसिस जो है वो एक तरह के इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और चैलेंजिंग बना दे, मल्टीपल क्राइसिस एक साथ आ जाए, उसी को पॉली क्राइसिस कहता है। अब ये मल्टीपल क्राइसिस क्या हो सकती है? वर्ड को भी तो तोड़ो, पॉली मतलब मैनी, क्राइसिस माने प्रॉब्लम। तो कौन सी वो प्रॉब्लम्स है? जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्लाइमेट रिस्क, अनसर्टिनिटी, सब साथ आ गया। जैसे पेंडेमिक आ गया था, तो सब साथ में आ जाते तो पॉली क्राइसिस होती है। तो ये दिख रहा है कि वर्ल्ड में इस वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। ओके, ये हमारे लिए टर्म्स जानना जरूरी है। देन वी हैव ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हमने पहले भी बात किया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। उसको रिलीज करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, कॉर्नेल और इंस्टेड, ठीक है। और टॉप रैंकिंग में स्वीडन फर्स्ट किया है, और उसके बाद आपके स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट किया है, फिर एंड देन स्वीडन, US एंड सिंगापुर। इंडिया की रैंक पहले भी वी हैव टॉक्ड अबाउट 39th हो गई है, इंप्रूव हुआ है हमारा सिचुएशन। और अच्छी सिटीज कौन सी है जिस वजह से इंप्रूव हो रहा है? तो बेंगलुरु देखो, वहाँ साइंस एंड टेक बहुत अच्छा है, साइंस एंड टेक का क्लस्टर है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, इनफैक्ट बेंगलुरु को ना सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, देखो एडिबल ऑयल जो है ना, जैसे कि हम कौन सा एडिबल ऑयल यूज करते हैं इंडिया में? हम लोग बहुत तरह के ऑयल करते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल बहुत यूज होता है, राइट। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब इंडिया में यूज होता है। पर ये सारे ऑयल ना हम खुद प्रोड्यूस उतना नहीं कर पाते, हमारे बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, किसको लेकर के? ऑयल को लेके। अब ऑयल किससे निकलता है? तो ऑयल सीड से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? तिलहन भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी बेल्ट वाले हो तो यू मस्ट हैव हर्ड कि तिलहन नाम का एक टर्म होता है, इसी से तेल निकलते हैं।
तो इसलिए कैबिनेट ने क्या सोचा कि ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी को लोअर करें, और इसके लिए इन्होंने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड जो है वो लॉन्च किया था 2024 में। इसमें क्या था, हमने प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाना था, सो दैट हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। ओके, ताकि हम लोग जो है ना, जो राइस पोटेटो इन सब पे फोकस करें। देखो बहुत सारे फैलो लैंड्स होते हैं, फैलो मतलब बंजर पड़ी हुई जमीन, उसमें अगर हम लोग ऑयल सीड लगा ले तो। की ऑयल सीड क्रॉप्स कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। एक तो मस्टर्ड ऑयल सब हम खाते हैं, तो एक रेपसीड मस्टर्ड होता है, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सीसम ऑयल। सेकेंडरी सोर्सेज कौन सी है, तो कॉटन सीड, राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल का आप एड देखते होंगे आजकल आने लगा है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अ वेरी हेल्दी ऑयल विथ लो कोलेस्ट्रॉल, बट वी डोंट नो येट। आप इसको रिसर्च देखो, जब भी इस तरह का कोई ब्रांड कोलेस्टेरॉल, जब भी कोई ब्रांड ना, वेट, कोलेस्टेरॉल, यप, जब भी कोई ब्रांड इस तरह के कोई क्लेम्स करे ना, तो डर के रहो कि वेदर इट इज राइट और नॉट, डू योर फैक्ट चेक योरसेल्फ। फिर है कैपिटलिज्म, एक टर्म हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। ये कब किया, तो एक टेक लीडर राउंड टेबल हो रहा था मेक्सिको, वहां पे। तो यहाँ बस समझो कि व्हाट इज दिस, तो ये एक इकोनॉमिक अप्रोच होती है जिसमें एथिकल वैल्यूज बिजनेस प्रैक्टिसेस में डालनी है, बस यही है। रिस्पॉन्सिबल से यहाँ मतलब है बी एथिकल, जैसे आपको पता होगा अंकित सर भी बोलते हैं कि, और हम भी ये फॉलो करते हैं कि वी जस्ट वांट टू बी एथिकल। आप लोगों को पढ़ाना है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज फायदे के लिए हम कर लें, कोर्स का बढ़ा दें, लेक्चर का टाइमिंग बढ़ा दें, 10 की जगह 100 ले लें। एवरीबॉडी वांट्स दिस, राइट? पर एज अ टीचर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, आपको अपनी एथिक्स ऊपर रखनी है। हमने हमेशा अपनी एथिक्स ऊपर रखी है, एंड वी जस्ट वांट टू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी आर नॉट ओनली योर टीचर, वी आर योर फ्रेंड एज वेल एज मेंटर, ठीक है? यू कैन ट्रस्ट अस। फिर है आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आपको बता दूं कि ये कौन रिलीज करता है, तो एक है एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये इस बार रिलीज की है। मोस्टली जो भी सर्वेज होती है ना ये इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मोस्टली करता है। तो यहाँ पे क्या चेक किया गया, यहाँ पे देखा गया कि क्या डायनेमिक्स है कॉम्पोजिशन का, ग्रोथ का और स्ट्रक्चर का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, तभी नाम है सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ये कंडक्ट किसके अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 2-3 एक्ट्स हैं। कौन से एक्ट, तो एक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट, जिसमें जम्मू कश्मीर इंक्लूडेड नहीं है, और इंडस्ट्रीज इसमें जो कवर होती है वो फैक्ट्रीज एक्ट की 1948 के अंदर कवर होती है। एक और एक्ट है दैट इज बीडी एंड सिगार मैन्युफैक्चरिंग, बीडी एंड सिगार वर्कर एक्ट, ठीक है? और इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स भी, लेकिन वो वाली जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंदर नहीं है। ये सब छोटी चीजें लग रही होंगी, बट इसी पर यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा कि दिस इज इंक्लूडेड, ऐसे एक स्टेटमेंट बना देगा। क्वेश्चन बताती हूँ कि ये जो आपका सर्वे है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इज कंडक्टेड बाय मोस्पी अंडर एक्ट सच एज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 फॉर एंटायर इंडिया, पहला स्टेटमेंट, एंड देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एंड थर्ड बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, और फोर्थ स्टेटमेंट बना देगा इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरटेकिंग बाय ऑल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। और उसके अंदर ये जो रजिस्टर्ड विद इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, वो वाली चीज जो नॉट वाली है, वो ध्यान आप दोगे नहीं, सब मार्क कर दोगे, बट बिकॉज इन प्राइमा फेसी इट विल लुक राइट। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को कंस्ट्रक्शन में लाने के लिए 2 चीजें टेस्ट करनी पड़ेगी, फंक्शनैलिटी भी, एसेंशियलिटी भी, ठीक है? और गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि वो जो रोड टिप स्कीम वो लेकर आए हैं उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। और आरबीआई ने भी क्या बोला है कि जो मिबोर की ये है, क्या बोलते हैं, बेंचमार्क की रेट है, उसको रिवाइज करो। अब यहाँ से बहुत सारे टर्म आ गए आपके दिमाग में, अगर पढ़ा नहीं है इकोनॉमी तो नहीं समझ आएगा। तो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वन बाय वन। बोला ना टाइम दूंगी तो इसमें दूंगी। अब ये सारी चीजें आप खुद रीड कर सकते हो। पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट 4 लेक्चर्स में एक एक चीज रीड करके बताया, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बट अभी वी हैव बिकम स्मार्टर, वी विल बी वर्किंग स्मार्ट, एंड हार्ड तो हमने पहले ही वर्क कर लिया है। तो देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट लेकर आई थी, जब जीएसटी लेकर आई थी ना तब लेकर आई थी ये। तो बेसिकली जीएसटी भी क्यों आया था, टैक्स कैस्केडिंग खत्म करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था ना, टैक्स पे टैक्स लगता रहता था। अभी इसके लिए सेल टैक्स भी दे रहे हो, इसी के लिए आप कस्टम्स ड्यूटी भी पे कर रहे हो। मतलब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मानो, सेल टैक्स भी एक ही चीज के लिए दे रहे हो, फिर उस पर कस्टम ड्यूटी भी मांग लिया, फिर टोल टैक्स भी दे दिया। जस्ट
एन एग्जाम्पल, ओके, सब कुछ दे दिया भाई, जब मैं दे चुकी हूँ सेल टैक्स तो मैं क्यों दूं कस्टम टैक्स, मैं क्यों दूं टोल टैक्स, तो क्या होता था, टैक्स पे टैक्स पे टैक्स लगता था, बहुत बर्डन हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले आएंगे, जिसमें क्या होगा कि आप लोग अपना जो भी टैक्स पे किया उसकी इनपुट दे दो, ताकि बार बार टैक्स ना लगे और टैक्स कैस्केडिंग अवॉइड हो सके। कोई भी एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन जीएसटी के अंदर जाके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे अपने टैक्स जो भी उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो बता सकता था, और जितना एक्स्ट्रा पे किया वो उनको वापस आ जाता था। दैट वाज आईटीसी बेसिकली, ठीक है, जीएसटी के अंदर ही लॉन्च हुआ था। अब क्या हुआ है ना कि गवर्नमेंट ने आईटीसी, जैसे उसके लिए आईटीसी के लिए इश्यूज आ रही थी कि क्या ये फंक्शनल भी है, एसेंशियल भी है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों चीजें देखो, फंक्शनैलिटी देखो, एसेंशियलिटी देखो, अगर ये दोनों चीजें पूरी कर रहा है तो दो आईटीसी आप। अब दूसरी चीज यहाँ से रोड टेप स्कीम देखनी है, ठीक है, रोड टेप और मिबोर बेंचमार्क्स। तो देखो पहले हम क्या देख ले, पहले चलो रोड टेप स्कीम देख लेते हैं। यहाँ देखो, रोड टेप स्कीम की फुल फॉर्म होती है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। यानी यहाँ आपको समझ आ रहा है रेमिशन का मतलब क्या होता है, छूट देना, टू गिव डिस्काउंट, और टू बेसिकली गिव डिस्काउंट और entirely don't ask for it, ठीक है, डोंट आस्क फॉर इट और गिव डिस्काउंट, ऐसा। तो क्या हुआ कि जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ड्यूटीज और टैक्सेस में रेमिशन दे दी, ताकि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिल सके। और डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट भी है, पहले वर्ल्ड ट्रेड और जो हम करते थे रोटेप से पहले, तो हम जो यूज करते थे दैट वाज MEIS स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इनिशिएटिव, लेकिन डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट नहीं था, तो डब्ल्यूटीओ का वायलेट कर रहा था MEIS स्कीम, तो फिर हम रोटेप लेकर आए, तो ये भी कंप्लाइंट हो गया। इसके अंदर क्या होती थी, रिबेट मिलती थी आपके परसेंटेज पे कि कितना फ्रेट ऑन बोर्ड है, कितना लेके जा रहे हो, वैल्यू के बेसिस पे आपसे लिया जाता था। ऐसा नहीं कि आप 500 kg एक्सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और उतना ही आपसे रेमिशन ड्यूटीज और टैक्सेस ली जाए जितना कि कोई बंदा जो कि 2 किलो कर रहा है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके, जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो ये सारे फ्रेट ऑन बोर्ड नहीं भी समझ आए, इट्स ओके, पर ये समझो कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट बनती थी, जिसके अंदर जो भी कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये रोड टेप स्कीम बेसिकली बहुत हेल्प कर रही थी लोगों को। और रोड टेप के फीचर्स आप यहाँ देख सकते हो, WTO कंप्लायंट था, टेक्नोलॉजी थी क्योंकि ई स्क्रिप्ट बन रहा था, मल्टी सेक्टोरल था, अलग अलग सेक्टर में ऑटोमेटिक टैक्स असेस हो जाता था कि आपने कितना दिया और आपके टैक्स वहां रिबेट मिल जाती थी और रिफंड भी मिलता था। तो ये रोड टेप स्कीम काफी अच्छी स्कीम है, लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट जो है वो उसको अभी चेक कर रही है। फिर आपकी बारी आती है, दैट इज लिबोर, मीबोर, ये सारी चीजें जो लिबोर मीबोर ये सब होते हैं ना, ये सारे बेंचमार्क होते हैं। बेंचमार्क, बेंचमार्क किस चीज का होता है, तो ये एक तरह का रेट बेंचमार्क होता है। रेट एज इन क्या, इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। क्या होता है ना, जो बैंक्स होती हैं, एक बैंक है ए, दूसरी बैंक है बी। एक तो बैंक को अगर कोई पैसा चाहिए होगा तो वो कहाँ से लेगी, हमसे लेगी, अस, या फिर अपने सेंट्रल बैंक से लेगी। पर कई बार होता है ना, काफी शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है बैंक को, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। अब वो उसके लिए आरबीआई को क्यों ही परेशान करेगी, सोच के देखो, आरबीआई को परेशान करने का तुक बनता है, सेंट्रल बैंक है, ना ही वो सिक्योरिटी तुरंत से डालेगी और सिक्योरिटी कोई खरीद लेगा, इट टेक्स टाइम। तो शॉर्ट टर्म के लिए इंटर बैंकिंग लेंडिंग होगी, आपस में एक दूसरे से शॉर्ट टर्म में लोन लेते हैं, ठीक है, इंटर बैंक लोन। बेसिकली मान लो एक बैंक दूसरे बैंक से लेता है, और उसमें जो ये लोग एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ना एक दूसरे से, उसी को बोलते हैं लिबोर मीबोर, इसी के बेसिस पे होता है, ओके। और ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है। तो लिबोर बहुत फ्लॉड था, लंदन इंटरबैंक ऐसे करके फुल फॉर्म थी इसकी, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड एक्सचेंज रेट, ऐसे ही करके था, ऑफर्ड रेट, हाँ यही होगा, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यही होना चाहिए लिबोर। तो ये बहुत फ्लॉड था, इसको हटा दिया गया। तो वैसे ही अपना मुंबई में भी मिबोर था, तो मिबोर के ऊपर भी इश्यूज आ रही थी कि गवर्नमेंट कह रही थी कि मिबोर में भी कुछ फ्लॉज है, तो उसको रिवाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा और भी है, ठीक है, एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है कि सोनिया, सोफर, सैरॉन, टोनार, ईएसटीआर सीन इन न्यूज आर व्हाट, सो दीज आर व्हाट, दीज आर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। इतना समझ लिया, यहाँ से आप लोग रीड कर लेना कि कौन सी कंट्री में कौन सा यूज होता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, जैसे सर बोलते हैं आपको एमसीक्यू एप्टीट्यूड है यहाँ पे। फिर रोड टेप स्कीम जो मैंने आपको पूरा समझाया वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाया, आई ट्राई टू मेक इट इजियर फॉर यू, बट इफ यू वांट टू रीड इट इन अ वेरी
लाइक जो बेसिक मैनर होता है, इफ यू वांट टू डिफाइन इट देन यू कैन यूज इट कि इट रिफंड्स टैक्सेस, ड्यूटीज एंड लेवाइज एट सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद ये वही है कि आरबीआई ने मिबोर बेंचमार्क पे क्या बात की। तो इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज बेंचमार्क, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूज, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व क्रॉसेस 700 बिलियन। तो देखो, इंडिया फोर्थ कंट्री बन गई है ग्लोबली जिसके पास $700 का फॉरेक्स रिजर्व है। क्या है? फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? तो ऐसा एसेट जो सेंट्रल बैंक रखती है अपने पास, जो कि फॉरेन रिजर्व की तरह यूज होता है, क्योंकि अगर कल को कोई इन्फ्लेशन आता है या बहुत बड़ी इश्यूज आती है फाइनेंशियली, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ल्ड में मान लो किसी तरह की क्राइसिस आ गई, तो ये फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा मदद करता है। उसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू भी मेंटेन करने में मदद करता है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसका मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। दिस इज योर 2013 का PYQ। ठीक है, इसमें आपसे एग्जैक्टली डायरेक्टली पूछ रहा है कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में होता क्या क्या है। इट्स सच एन इजी क्वेश्चन ना, इज जस्ट यू नीड टू नो, इतना ही डायरेक्ट पूछते हैं। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट पूछ दिया, गोल्ड, फॉरेन करेंसी मोस्टली यूएस डॉलर में होता है, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि आईएमएफ देता है कंट्रीज को 5 मेजर करेंसीज में, और रिवर्स ट्रांचे पोजीशन, यही होता है कंपोनेंट। और किस एक्ट के अंदर आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। इतना इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ। अब देखो, दो चीजें, यूपीआई 123, यूपीआई लाइट। ठीक है, आरबीआई ने इधर ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा दी है, ये तो ये शुड नो फॉर योर नॉलेज, बट वन शुड नो कि व्हाट इज यूपीआई 123 एंड यूपीआई लाइट। देखो, लोगों के पास ना अभी भी फीचर फोन है, वो जो छोटे वाले नहीं होते जिसमें क्वार्टी कीपैड होता है, छोटे वाले जो नोकिया वोकिया के होते हैं, जो गाँव में रहता है, तो उन लोगों को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो यूज करेंगे यूपीआई 123। इसके अंदर वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन मेथड्स को ये सपोर्ट करता है, और फीचर फोन से आप आराम से पे कर सकते हो। मल्टीपल ट्रांजैक्शन है 1 2 3। इसमें पहले एक दिन में 5000 ट्रांजैक्शन हो सकता था, अब 10,000 हो गया है। वैसे यूपीआई लाइट है। यूपीआई लाइट में क्या होता है, यूजुअली अभी आपको यूपीआई में पिन डालना पड़ता है, किसी भी जगह गए और क्या होता है, पिन डालो फिर पैसे निकलेंगे। पर क्या होता है ना, कई बार की इंटरनेट नहीं काम कर रही होती है, पिन नहीं काम कर रहा होता है, या बैंक्स में इश्यूज होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने यूपीआई लाइट एक तरह का वॉलेट जैसा मान सकते हो। पर वॉलेट में क्या होता है, पैसे बच जाते हैं, इसमें पैसे रुकते नहीं। सो नेक्स्ट है हमारा, देखो यूजुअली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, उनको, जैसे हमारी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको ना एक फॉरेन की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जैसे ICRA आपने सुना होगा, उसके अलावा एक आध और है बहुत फेमस है, उसका नाम दिमाग से स्लिप हो रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। बेसिकली नाम से क्या लग रहा है आपको, क्रेडिट को रेट कर रहा होगा, है ना, कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा क्रेडिट दे सकती है, कौन सी नहीं। तो ऐसे करके एक ICRA तो मुझको याद आ रहा है, एक क्रिसिल है, ठीक है, और एक बहुत फेमस है जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो ये सारी ना फॉरेन की एजेंसीज होती थी। तो इन लोगों के अंदर ड्यू टू इनहेरेंट बायस और व्हाट वी रियली डोंट नो, ये हमेशा इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ना B, C, D रेट करते थे। अब इतनी घटिया अगर रेटिंग होगी तो इंडिया में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अब हमारा अपना इंडियन कैरेज आ गया है, जो इंडिया की पहली एजेंसी जो फॉरेन कंट्रीज को रेट करेगी, जिसमें वो 39 ग्लोबल इकोनॉमीज को रेट करेगी, विच इज वेरी नाइस। उसके अलावा ये बस देख लो कि एक ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम है जिसको FAO की वर्ल्ड फूड फोरम ने लॉन्च किया, दैट्स इट, सस्टेनेबल फार्मिंग। सिमिलरली कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक देख लेनी है। और वैसे ही एक सर्वे है, ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, जिसके अंदर ट्रेंड्स देखी गई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। ये सारा ना मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें अगर आप एज इट इज इसका नाम लिख दोगे ना कि इस तरह का कोई सर्वे है, आपके मार्क्स बढ़ने ही बढ़ने हैं। प्री में उतना ध्यान नहीं देना इन सब चीजों पे। फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है ऑफशोर एरियाज ऑपरेटिंग राइट रूल 2024। ठीक है, ये ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2002 के अंदर नोटिफाई हुआ है। ये पहला ऐसा ऑफशोर मिनरल ऑक्शन होगा जो कि 10 ब्लॉक्स के लिए होगा। अब देखो, ऑफशोर मिनरल का मतलब क्या होता है ना, जो हमारे ओशंस हैं,
तो एक तो शोर हो गया अपना ओशन। ऑफशोर में जो मिनरल्स मिलती हैं जैसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, इनमें मैंगनीज, ये सारे मिनरल्स मिलते हैं, सैंड मिलता है, लाइम और मड मिलता है। तो इसकी भी माइनिंग करेगा कोई तो उसके लिए ऑक्शन करना पड़ता है। तो पहला ऐसा ऑक्शन 10 ब्लॉक्स के लिए इसी रूल के अंदर रूल्स आए कि कैसे ऑक्शन करना है। इसमें सारे मिनरल्स कवर होंगे एक्सेप्ट, जब भी एक्सेप्ट आए कान खड़े हो जाने चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी मच केयरफुल व्हेनेवर दिस वर्ड एक्सेप्ट कम्स, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ प्रोबेबल स्टेटमेंट जो यूपीएससी बनाती है। तो एप्लीकेबिलिटी में यहाँ पे देखो एक्सेप्ट क्या क्या है, मिनरल ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन और स्पेसिफिक एटॉमिक मिनरल्स। बहुत ही ऑब्वियस नहीं है कि एटॉमिक मिनरल्स पे कैसे किसी को ऑक्शन करने दे देंगे। अब यहाँ से कोई यूरेनियम वगैरह निकाल के कुछ गलत यूज करे तो ये सारी चीज है। लीज का सरेंडर जो है वो 10 ईयर्स का है, और प्रायोरिटी एक्सेस गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओन कंपनीज को प्रायोरिटी मिलेगी ऑफ कोर्स, विच इज वेरी ऑब्वियस। फिर है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ट्रांसमिशन। इसको किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ये स्ट्रेंथन करेगी ट्रांसमिशन नेटवर्क और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटेट करवाएगी। देन वी हैव नेशनल एग्रीकल्चर कोड। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको BIS बोलते हैं, उसने क्रिएट किया है नेशनल एग्रीकल्चर कोड, क्योंकि पहले हमारे इंडिया में ना एक नेशनल बिल्डिंग कोड है। नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स बनाते हैं और उसके अंदर कुछ रूल्स हैं कि कैसे बनेंगी क्या बनेंगे, पर एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। तो एग्रीकल्चर के लिए BIS करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे BIS सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में ऑप्शन आ जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोड विच हैज बीन क्रिएटेड जस्ट नाउ इज क्रिएटेड बाय विच एजेंसी। वहां पे आपके डाल देंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट वाला, फिर उसके एग्रीकल्चर डाल देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डाल देंगे एंड BIS डालेंगे। सब सोचे अरे BIS कैसे होगा, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, यहीं पे गच्चा खाते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट में है, एक जनरल प्रिंसिपल है जो हर क्रॉप के लिए, और दूसरा एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो सिर्फ पैडी, व्हीट, ऑयलसीड और पल्सेस के लिए आएगा। ऑफ कोर्स अगर इस तरह की कोड हो जाएगी तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में टेलर हो पाएगा कि कौन से जोन में क्या उगाना चाहिए, है ना। तो स्मार्ट फार्मिंग करने में बहुत मदद करेगा। ये टर्म्स मेंस में जरूर यूज करना। फिर है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो देखो हमारे इंडिया में एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, फर्स्ट यू शुड नो दिस। ओके, इस सिल्क बोर्ड में, ये जो सिल्क बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स टेक्सटाइल के अंदर आएगी। 1948 में इसको पार्लियामेंट का एक एक्ट बनाता है। दैट मीन्स क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरी बात क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स, एग्जाम में यूपीएससी हेडक्वार्टर्स पे खेलता है, स्टेटमेंट में हेडक्वार्टर डाल देगा और कहीं दूसरी सी जगह डाल देगा। अब देखो हेडक्वार्टर सिल्क बोर्ड का बेंगलुरु है, बट वी ऑल नो कि सिल्क जो मेजर प्रोडक्शन होती है ना, वो या तो कर्नाटका में होती है। इफ यू नो दैट कर्नाटका में होती है, देन यू आर वेरी मच अवेयर कि हाँ वही होगा। बट अगर आपको लगता है असम वगैरह में भी तो सिल्क जो है वो सेरिकल्चर होता है, सेरिकल्चर दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो आप असम सोचकर इसको रॉन्ग भी मार्क कर सकते हो। तो यू शुड फर्स्ट नो कि मेजर प्रोड्यूसर कौन से सिल्क में इंडिया में, सबसे ज्यादा कर्नाटका एंड देन आंध्र प्रदेश। उसके बाद मैंने आपको एक बार बताया था कि इंडिया में हर तरह की सिल्क, मलबरी, ईरी, तसर, मुगा, ये सब जो है उसको उगाया जाता है, सेरिकल्चर में प्रोड्यूस करा जाता है। देन देर इज हमसफर पॉलिसी। पहली चीज तो जानो कौन सी मिनिस्ट्री है, एज इट इज पूछ देंगे। हमसफर पॉलिसी इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सोच के देखो। ऑफ कोर्स वेल मेंटेन, स्टैंडर्ड और हाइजीनिक नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनाना। इसमें क्या होगा ना, रिन्यूअल फी को वेवर कर दिया जाएगा, तो फी वेवर करेंगे तो बेनिफिट्स मिलेंगी। उसके बाद है क्रूज भारत मिशन। क्रूज, अगर आप जानते हो कि क्रूज पे लोग घूमते हैं, बड़ी बड़ी बोट्स, शिप्स होती हैं जिसके अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, तो क्रूज भारत मिशन अगर इफ यू, अब क्या प्रॉब्लम है ना, ये क्रूज में एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी आती है। एग्जाम में अगर एज इट इज आपसे ये पूछ दे किस मिनिस्ट्री के, तो देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इसीलिए रीड करना पड़ेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे का, एंड देन यू आल्सो नीड टू नो कि क्यों है, ताकि ग्लोबल हब बना सके हम क्रूज टूरिज्म के लिए। क्रूज में ऑफ कोर्स तो एम क्या है कि डबल क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बनाएंगे, अलग अलग फेजेस में इंप्लीमेंट करेंगे। वैसे ये जेड मोर प्रोजेक्ट, पहली बात ये जेड मोर प्रोजेक्ट बन रहा था, उस साइट को मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में। अब ये जेड या जी भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जी मोर प्रोजेक्ट जो है वो उसके बारे में जाना। तो ये एक टनल है 6.4 किलोमीटर का, जो श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे पे बनेगी, 8500 फीट पे बन रही है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा किन के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट है जी मोर किन के बीच कनेक्टिविटी दे रहा है, श्रीनगर और सोनमर्ग का। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे यही है, श्रीनगर और सोनमर्ग का। और ये किसका पार्ट है तो आपको पता होगा, जोजिला टनल प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना जम्मू कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट कर रहा है। उसी के अंदर ही श्रीनगर और सोनमर्गा को जी मोर प्रोजेक्ट कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली जो एयर ट्रांसपोर्ट वगैरह जो चाहिए होती है ना मिलिट्री को, तो वो डिपेंडेंस कम करेगी है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ है आपका जी मोर प्रोजेक्ट, ये रहा सोनमर्गा, ये आपका रहा श्रीनगर,
ये जोजिला टनल। नीति आयोग ने एसेट मोनेटाइजेशन की टारगेट को इंक्रीज कर दिया, दैट्स इट, इतना देखना। जीडीपी बेस ईयर रिवीजन के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अगर कंट्रोवर्सी चल रही है नो नीड टू रीड, अगर रिवाइज हो गया होता तो ऑफ कोर्स वी वुड हैव रेड। वो 2015 चाह रहे रिवाइज करना, बट लेट्स सी 2011-12 होता है, बट लेट्स सी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू रिकवर ग्राउंड वाटर, तो आईआईटी गांधीनगर ने क्या सजेस्ट किया है कि अगर 40% राइस कल्टीवेशन को हम लोग किसी दूसरे क्रॉप से रिप्लेस कर दे तो 600 से 100 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर बचेगा। आपको बता दूं बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कौन सी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं? तो एक तो मैंने आपको बताया था कि शुगर केन बहुत वाटर इंटेंसिव है, बहुत पानी खाता है। वैसे ही पैडी से ही तो राइस बनता है, तो पैडी भी बहुत वाटर इंटेंसिव है, कितने कितने क्यूबिक मीटर पानी ले लेता है। तो अगर हमने 40% राइस कल्टीवेशन को चेंज किया, मान लो किसी से भी मिलेट, जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट एरिया में मिलेट ग्रो करता है, अगर इंडिया में मिलेट पॉपुलराइज हो जाए तो हमारे इतना पानी बचेगा। ग्राउंड वाटर बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहा है, ये समझना जरूरी है। देन वी हैव मिडिल मैन गेन एज फार्मर अर्न लेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो आरबीआई है ना, सिर्फ आरबीआई जो है वो यही काम नहीं करता कि बैंकर्स बैंक बोलते हैं ना आरबीआई को, सिर्फ बैंकर्स बैंक ही नहीं है। आरबीआई समटाइम्स डज सम रिसर्च ऑल्सो, रिपोर्ट्स भी निकालता है। कुछ आरबीआई की रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इकोनॉमी जब भी रिवाइज कर रहे हो तो आरबीआई की दी हुई रिपोर्ट्स देखकर जाना, ओके। आरबीआई की बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। तो आरबीआई का जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो मिडिल मैन होते हैं वो ज्यादा बेनिफिट कर लेते हैं ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन फ्रूट्स और वेजिटेबल सेक्टर में रादर देन द फार्मर। तो फार्मर को जो उगा रहा है बेचारा फ्रूट और वेजिटेबल, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑलरेडी महंगाई बढ़ी हुई है, तो फायदा मिडिल मैन कर ले जाते हैं। तो ये इन्फ्लेशन का इशू है। इस टाइम कौन सा इन्फ्लेशन होता है? तो डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज डिमांड पुल। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ड्यू टू हाई डिमांड अगर इन्फ्लेशन आ जाए दैट इज नोन एज डिमांड पुल, बहुत इजी है। देन देयर इज कॉस्ट पुश एंड देन देयर इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो है ना वो समझ, जब राइज इन प्राइस हो जाए, इन्फ्लेशन का मतलब तो ये होता है राइज इन प्राइसेस बाय व्हाट, बाय लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इनबैलेंस। जैसे कि जो कोविड था, लॉन्ग टर्म, एक सेकंड पहले मेरे को लिख देना दो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इम्बैलेंस। देखो होता क्या है ना, जैसे अभी बांग्लादेश का फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, बांग्लादेश में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो बट श्योर है, बट ऑब्वियस है कि बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही होगी। सिमिलरली पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश से अच्छा एग्जांपल होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत टाइम से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। अब इतने टाइम से चलने की वजह से क्या होता है ना, जो प्रोलॉन्ग्ड ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस होते हैं, तब इंसान जो है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन से डील कर रहा होता है। स्ट्रक्चरल कमी है, ठीक है, स्ट्रक्चर में कमी है। कोई भी रीजन हो सकता है, या तो कंपटीशन की कमी, कोई भी रीजन से हो सकता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जस्ट लेट मी सिप सम वाटर। या तो अब नेक्स्ट देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होता है ना जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। कोई चीज आपको खरीदनी है, उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट जब इंक्रीज हो जाता है ना तो हम उसको कॉस्ट पुश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का कॉस्ट, बेसिकली प्रोडक्शन का कॉस्ट कब बढ़ेगा? जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, जैसे कोविड के टाइम ना लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई थी। जो ऑक्सीजन चेक करते थे ना हम, ऑक्सीमीटर होता था ना, बहुत ज्यादा चेक करते थे कि कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीमीटर बहुत ज्यादा यूज करते थे, सबके घर में होता था। अब क्या हुआ कि कोविड के टाइम सबको चेक करना था कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाए, ठीक है, किसी भी रीजन से, ड्यू टू कोई कंट्री ने इंपोर्ट बंद कर दी, तब क्या होता है ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। तो यू शुड नो दीज टाइप्स। फिर वीड इंड्यूस क्रॉप लॉसेस, वीड मैंने आपको पहले ही समझाया व्हाट इज वीड। तो वीड के वजह से ना 92,000 करोड़ का लॉस होता है क्रॉप में, तो हमें वीड कम करनी चाहिए। फ्लोरिकल्चर इन इंडिया, देखो उड़ीसा का जो हमारा रीजन जो है वो क्या अडॉप्ट कर रहा है, फ्लोरिकल्चर। तो वन शुड नो व्हाट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम से पता चल रहा है फ्लावर से रिलेटेड। तो जब कल्टिवेट करते हैं हम फ्लावर्स को और ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, तब उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर करते हैं। एज यू नो कि जैसे अभी वैलेंटाइंस डे जाके गया,
हमारी जिंदगी में तो नसीब में नहीं है, बट या जिनकी नसीब में है, वी आर एस्पिरेंट्स, हमारा सबका यही है। तो जो वैलेंटाइंस डे जाके गया तो बहुत ज्यादा ना अचानक से डिमांड हो जाती है बुकेस की, जिसमें लिलीज और अलग अलग कलर के रोजेस ना लोगों के दिल में आ जाते हैं कि चलो रेड देंगे, व्हाइट देंगे, पिंक देंगे। तो व्हाइट ब्लैक पता नहीं कौन कौन से कलर आ गए। तो ये क्या है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। तो इनका जो कल्टिवेशन होता है दैट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। और कौन सपोर्ट करेगा इनको, तो द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्प करेगी। क्योंकि आपको एक चीज बताए, एक टर्म है दैट इज फॉर एवर रोज। आजकल बहुत पॉपुलर हो गया ये टर्म। यूजुअली अगर आपको किसी ने कोई फ्लावर दिया, एक रोज दिया फॉर एग्जाम्पल, है ना, जब कोई किसी को रोज देता है तो क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद जो ये रोज होता है, तो रोज भी नहीं लग रहा। हाँ, तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है ना कि ये जो रोज होता है वो मुरझा जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार किसी ने इतने प्यार से रोज दिया, एक तो मिलता नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि रोज की ना एक टाइम होती है कि इसके बाद ये मुरझाएगा ही मुरझाएगा। तो व्हाट वन नीड्स टू डू, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि फॉरएवर रोज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बार दे दो, ये बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, ठीक है, बहुत ही लंबा, लाइक सालों साल। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाई, ड्यू टू रिसर्च हो पाई, ऐसी कहानी नहीं बता रही मैं आपको। तो ये सपोर्ट देगा रिसर्च इंस्टीट्यूट तभी तो, इसलिए इधर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट सपोर्ट करेगा। सेबी ने नए रिफॉर्म स्टार्ट किए फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में रेगुलेट करने के लिए, ताकि स्पेक्युलेटिव प्रैक्टिसेस रुक सके। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि ट्रेडिंग और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बताया था ट्रेडिंग जो है ना इंट्राडे करते हैं लोग, देखते हैं कि आज ही खरीदा आज ही बेच दिया स्टॉक, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। वैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। इसमें क्या होता है ना कि अचानक से ट्रेडिंग में स्पेक्युलेटिव प्राइसेस हो जाती हैं। कोई इंसान जो है ना अचानक से, इतना इसमें वॉलेटिलिटी है ना कि स्पेक्युलेटिव प्राइसेस के वजह से जो ये मार्केट होता है उस पर इम्पैक्ट करने लगता है। पूरे के पूरे एक ही दिन में स्टॉक मार्केट गिर जाता है। अब स्टॉक मार्केट गिर जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेबी को घुसना पड़ेगा। तो सेबी ने क्या कहा कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें कुछ रूल्स लाएंगे, ताकि इस तरह की स्पेक्युलेटिव प्रैक्टिसेस कम हो सके। और स्पेक्युलेशन कि यार ये तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ये तो स्टॉक घट जाएगा, दैट इज स्पेक्युलेटिव थिंग, उसको रोकने के लिए, ठीक है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, ये बस डेटा है। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एमएफ लाइट फ्रेमवर्क, ताकि पैसिव म्यूचुअल फंड को बूस्ट किया जा सके और न्यू मार्केट्स को लाया जा सके। इधर से आपको समझना होगा म्यूचुअल फंड, आपने स्टॉक सुन लिया, शेयर सुन लिया, बहुत लोगों को एफडी के बारे में पता होगा, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देते हैं अपने, लाइक 100 रुपए, और उनको बोलते हैं आप जो है, ये कंपनी जो होती है वो आपके लिए स्टॉक्स में पैसा लगाती है, ठीक है। 100 रुपया दिया तो 20 रुपया लगा दिया, 10 रुपये लगा दिया, ऐसे कर कर इन्होंने ये जो है वो 40 इधर लगा दिया, 30 इधर लगा दिया, ठीक। तो ऐसे करके ये 100 रुपये आपका इन्वेस्ट कर देगा, राइट। ये 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा, जो भी इसको प्रॉफिट मिलेगा ये आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, एसेट जो ये कंपनी देख रही है म्यूचुअल फंड की, उसको आप कुछ पेमेंट करोगे थोड़ा बहुत। फिर एक एंट्री लोड होता है, जब आप इसमें घुसते हो तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। और अगर आपने 1 ईयर के अंदर वो पेमेंट जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ आप निकालोगे, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कुछ पैसे वापस देने पड़ेंगे। बट 1 ईयर से ज्यादा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको ये एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड मोर और लेस एक तरह का स्टेबल सोर्स ऑफ ये है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 12 से 14% आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो नॉर्मल बैंक से ज्यादा होता है, ठीक है। और आपके पैसे कम डूबते हैं। यूजुअली स्टॉक, शेयर्स और ट्रेडिंग वगैरह करोगे तो पैसे डूबेंगे। तो म्यूचुअल फंड में एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है जो आपका ये काम करता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, उसी को आप ये देते हो, वही आपको अलग अलग पोर्टफोलियो में पैसा देकर देता है। तो म्यूचुअल फंड समझना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड को भी सेबी ही मॉनिटर करता है। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि आजकल स्टॉक मार्केट ये सब बहुत पूछ रही है आपकी यूपीएससी। इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। वन शुड नो दैट इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। बांग्लादेश हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। देन इंडियाज एसेंडेंट इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो राइज, ये भी आप देख सकते हो कि स्टार्टअप इकोनॉमी कैसे राइज करनी है। अनपेड लेबर इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है जो अनपेड हाउस होल्ड वर्क है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली बाय वुमेन। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी मम्मी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल माई मदर इज अ होम मेकर, बट वट एवर वर्क शी डज इज काउंटेड एज अ हाउस होल्ड वर्क, राइट। बहुत लोग तो इसको काम वो क्या बोलते हैं, इसको काम में कंसिडर भी नहीं करते, दैट ये तो घर का ही काम है, ये क्या है, बट दैट इज ऑल्सो हाउस होल्ड वर्क। बट वट इट इज अनपेड। ये अनपेड हाउस होल्ड वर्क क्या देखा गया, 7.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। बट
women does not get anything out of it. आप देखो तो according to data women spend 36 hour per week of unpaid domestic task more than men, double men. जितना men करते हैं उससे double women जो है वो per week काम करती है, still they don't get anything. उसके बाद है नॉन, तो दिस इज समथिंग दैट इज फूड फॉर थॉट, सोचना व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या किया जा सके कि अनपेड वर्क किसी तरह से पेड हो जाए, क्या किया जाए इंसेंटिव के लिए। देखो इंडिया में ना बासमती राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंडिया लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है, दिस यू शुड नो। हम 33% ग्लोबल एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। तो बासमती राइस जो है अपनी इंडिया की है, जीआई टैग मिली हुई है बासमती राइस को, ठीक है, बहुत अच्छा है हमारा बासमती राइस। अब ये जो बासमती राइस है वो हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या देखा गया कि नॉन बासमती राइस वर्ल्ड में ज्यादा लोग खरीद रहे थे, तो हमने बैन लगा दिया नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट में, सो दैट हमारी बासमती राइस ज्यादा एक्सपोर्ट हो सके। तो इस बैन को लिफ्ट कर दिया है इंडिया ने, ठीक है। और हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान में भी बासमती राइस बोल के वो भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इसको लेकर ईयू में विवाद हो चुका है हमारा। थाईलैंड वियतनाम भी हमारा एक कॉम्पिटिटर है। नॉन बासमती राइस में एक पैरबॉइल्ड राइस होता है, ये काफी फेमस हो गई थी और इसमें बहुत राइस देख लिया गया था, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं, हमारे इधर बनता नहीं है, तभी हमने नैनो डीएपी ये सब चीजें स्टार्ट की हैं, सो दैट हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर पे वो कम हो सके। हम लोग यूरिया के लिए, डीएपी के लिए, एमओपी के लिए, ठीक है, यूरिया डायमोनियम फॉस्फेट और म्यूरेट पोटैश, ऐसा ही है, म्यूरेट ऑफ पोटैश यही बोलते हैं इसको, एमओपी को। ये म्यूरेट ऑफ पोटैश पे बहुत डिपेंडेंट है। और हम लोग कहाँ से लेते हैं ये सारे फर्टिलाइजर, यू शुड नो, एरिया पता होने चाहिए, क्वेश्चन में एलिमिनेट करने में इजी रहेगा। चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमी। लेट्स मूव ऑन टू इन्वायरमेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग इन्वायरमेंट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, क्योंकि बहुत याद करने वाली चीजें हैं इस बार इन्वायरमेंट में, यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट, क्योंकि मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगी। अब एनिमल है तो एनिमल है, बट आई लव एक्सप्लेनिंग यू टू यू गाइज, बट यहाँ नहीं कर सकते, और हमें स्पीडी मैनर में भी करना, तो बस सुनते जाओ, ठीक है। सुनते जाओगे, दिमाग में रहेगा, चलो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, आप रीड करते, मैं बोल रही हूँ, ओके। उसको सुनते जाओ और इसको ये समझते जाओ, लाइन बाय लाइन रीड नहीं करूंगी, बट वट एवर इज इंपॉर्टेंट आई एम गोइंग टू रीड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आमचंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, लोकेशन से स्टार्ट करते हैं, आसाम में है आमचंग, आसाम। इधर 3 रिजर्व फॉरेस्ट है, खानपारा, आमचंग और साउथ आमचंग। यहाँ पे जो है आपको दिखता है, ये सिर्फ देखो, जो भी ऐसे फॉरेस्ट बेल्ट होते हैं वो एक जगह नहीं रहते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ असम में ही है, ये कंटिन्यूअस है मेघालय के रिजर्व फॉरेस्ट के साथ, तो मतलब यहाँ से मेघालय का रिजर्व फॉरेस्ट भी कनेक्टेड है। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई सैंक्चुरी देखो आसपास की नदी देख ही लो, भले दिया ना हो खुद देख लो। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से बहती है, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिजिनस ट्री येलो बटरफ्लाई की स्पीसी है जिसका नाम है गनकाना हरिना, जो आपको थाईलैंड में भी मिलती है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो वन शुड नो कि हाँ चलो ट्री येलो बटरफ्लाई मिलती है। उसके अलावा ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें इसको बस देख लो किसने डेवलप किया, ये भी नहीं जानोगे तो चलेगा, बस देख लो। हाँ, इंडिया का रैंक कंजर्वेशन 176 है आउट ऑफ 180, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस है, और लग्जमबर्ग इज द टॉप परफॉर्मर। टार्डिग्रेड्स पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। लेट्स सी टर्मेरिक। देखो टर्मेरिक के लिए एक हैक है, जब भी किसी चीज में क्यूरक्यूमा टर्म लिखा हो ना, प्रीफिक्स, वो हमेशा टर्मरिक ही होता है। तो हो सकता है कि यूपीएससी सिर्फ आपसे स्पीसी पूछ दे, करक्यूमा लॉन्गा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ स्पीसी ऑफ व्हाट, तो इट्स अ स्पीसी ऑफ टर्मरिक। तो इंडिया ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हम जब भी किसी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं आपके, अगेन यू शुड बिकम वेरी अलर्ट। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का, 80% ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं टर्मरिक की। हम लोग के पास जो टर्मरिक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन होता है, क्यूरक्यूमिन तभी इसका नाम क्यूरक्यूमा है। क्यूरक्यूमिन एक एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला केमिकल है, जो आपको किसमें मिलता है, हल्दी में। इसलिए जब भी चोट वोट लगती है तो हमारे पूर्वज क्या बोलते थे कि हल्दी लगा लो। और उगता कहाँ पे ये टर्मरिक, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जहां ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। ओके, यहां से एक आध एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ये सारे रीजन्स जो हैं वहां पे सबसे ज्यादा इसकी प्रोडक्शन देखी जाती है टर्मरिक की, ओके। और हमारे पास एक टर्मरिक बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, टीबीआई लिख देती हूँ, जिसकी हेडक्वार्टर ध्यान रखो, क्योंकि हेडक्वार्टर यूपीएससी पूछती है, टी बोर्ड पूछ चुकी है, इफ यू हैव रेड द पीवाईक्यूज, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया पूछ चुकी है, कॉफी पे पूछती है, तो टर्मरिक ऑल्सो कैन बी आस्क्ड। टर्मरिक जो है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ऑल्दो हाईएस्ट प्रोडक्शन इधर होता नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो वन शुड नो।
देन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, देखो याद रखो कौन रिलीज करता है, इस पे सवाल पूछे गए हैं। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इज रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइज इन विच ग्रीन हाउस गैसेस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O। ध्यान रखो इसमें आपको कोई भी सल्फर या फिर नाइट्रोजन वाले N2O है, NO2 नहीं है, यहाँ पे आपको मीथेन दिख रहा है, ओजोन वोजोन नहीं है। तो जैसे अगर स्पेसिफिक इसमें ग्रीन हाउस गैसेस है तो उनको याद रखना है। इस रिपोर्ट के हिसाब से मीथेन की जो एमिशन है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है। देन बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहली चीज कहाँ पे है, असम में है बूरा चपोरी, ये पार्ट है लखावा बूरा चपोरी इकोसिस्टम का। ये जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बैंक पे मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत ही इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे आपको बताया था मैंने, बस्टर्ड की 3 स्पीसी मिलती है इंडिया में, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो बंगाल फ्लोरिकन इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपका होम है बूरा चपोरी में, ठीक है। ये सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं, कौन से, सेमी एवरग्रीन, यूपीएससी पूछ सकता है। देन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये जो है 2021 में बना था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट के अंदर दिल्ली एनसीआर रीजन में, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बहुत ज्यादा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें 20 मेंबर्स होते हैं, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इसरो के साथ मिलकर ट्रैकल करने की कोशिश करता है एयर पोल्यूशन को, और अकाउंटेबल है टू द पार्लियामेंट क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन स्वॉलो टेल बटरफ्लाई, स्वॉलो टेल बटरफ्लाई जो है ड्यू टू एक असम में एक मेडिसिनल प्लांट है उसकी बहुत ओवर हार्वेस्टिंग हो गई, इस वजह से स्वॉलो टेल बटरफ्लाई का जो है वो पॉपुलेशन गिर गया। नाउ आई विल टेल यू व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। फर्स्ट कि स्वॉलो टेल इज अ स्पीसी ऑफ विच organism कर देते हैं, एनिमल से अच्छा रहेगा organism. Then they'll ask you swallowtail is a bird, swallowtail is an insect, swallowtail is a bee, and then it's a butterfly. तो इस तरह का क्वेश्चन अभी ऐसा लग रहा है अरे यार इतना आसान है क्या ही है, बट वही है, यू नीड रिविजन, वन कैन नॉट बी कॉकी। तो ओवर हार्वेस्टिंग मेडिसिनल प्लांट की जिसकी वजह से स्वॉलो टेल बटरफ्लाई का डिक्लाइन हो गया। फैमिली पैपिलोनिडी है, 550 के ऊपर स्पीसीज है। यहाँ पे आपको ब्लू स्ट्राइप माइम, कैसरे हिंद, पैरिस पीकॉक, तो यहाँ ये सारे पीकॉक है। कैसरे हिंद इज अ पीकॉक, डू रिमेम्बर, ब्लू स्ट्राइप माइम इज अ पीकॉक, पैरिस पीकॉक तो Paris peacock is also, I'm so sorry, peacock बोल रही थी, is a butterfly, all of these are butterflies, okay। उसके बाद ये endangered है, IUCN की कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। whenever we are reading species, look at swallowtail, how pretty it is। फिर rhesus monkey, rhesus monkey जो है आपको इंडिया में बहुत मिलता है। आपको पता होगा ब्लड ग्रुप में एक RH फैक्टर होता है, ये RH फैक्टर rhesus monkey में ही सबसे पहले फाइंड किया गया था। इसका IUCN लीस्ट कंसर्न है और अपने शेड्यूल 2 में है वाइल्ड लाइफ के, मतलब नॉट दैट हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल गिवन टू इट। पर हाँ एक और चीज जान लो, शेड्यूल 2 में है, यानी कि अगर कल को इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ह्यूमन को इश्यूज कर रही है तो इसको वर्मिन डिक्लेयर करके गवर्नमेंट कुड हंट इट। एनविस्टास इंडिया, एनविस्टास क्या है, तो एक रिपोर्ट है जिसकी 7th एडिशन जो है निकली है, जिसके अंदर क्या पाया गया, एनविस्टास किससे रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। तो एनविस्टास ने क्या रिकॉर्ड किया कि 72% इंक्रीज है टोटल प्रोटेक्टेड एरिया में और मैंग्रोव कवरेज भी निकला, बढ़ गया है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन रिलीज करता है एनविस्टास। अब एनविस्टास सोचकर आपके दिमाग में इन्वायरमेंट आएगा, बट नहीं, इट्स रिलीज बाय मॉस्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं डबल स्टार कर देती हूँ, बहुत कंफ्यूज करेगा एंड यूपीएससी लव्स कंफ्यूजिंग देयर स्टूडेंट्स। और फॉलो क्या करता है, ये फॉलो करता है सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फिर है लिटिल प्रेस्पा लेक, ये एक रामसर साइट है। पहली चीज कौन सी कंट्री में आपको दिखेगा, तो ये बाल्कन पेनिनसुला में दिखेगा, यानी कि ये ट्राई पॉइंट पे है मैसिडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस के। यहाँ मैप देखो, ये आपका रहा ग्रीस, ये रहा अल्बानिया और इधर ये आपका मैसिडोनिया है। यहीं पे बीच में आपको ये रहा मैसिडोनिया, यहीं पे बीच में आपको लेक प्रेस्पा दिखेगा, इसको लागो प्रेस्पा लिखा हुआ है बट दिस इज लेक प्रेस्पा। तो ये सारे कौन से जगह पे, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज है। ऑफकोर्स वी नो ग्रीस, अल्बानिया, ये सारा कहाँ पे, यूरोप में है, तो यूरोपियन कंट्रीज है। ये एक टेक्टोनिक लेक है यूरोप की, और ये आपको पेलेजोइक रॉक्स और नियोजीन सेडिमेंट्स दिखती है। फिर श्रावस्ती नदी, श्रावस्ती नदी क्यों फेमस है ना, इसके ऊपर जॉग फॉल्स है और ये कर्नाटका में, और जॉग फॉल्स बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है जैसे कि आप इसकी पिक्चर देखोगे ना, यू विल गेट मेस्मराइज्ड। ये कर्नाटका में है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज नंदी होल, हरिदावती,
एंड मवीने होल है, ठीक है। यहाँ पे जो डैम्स बिल्ड है वो दैट इज लिंगनामक्की डैम एंड जीरोसोप्पा डैम। ये पार्ट है श्रावस्ती वैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का। तो श्रावस्ती इज रिलेटेड टू कर्नाटका, वन शुड नो। हनी बैजर, देखो हनी बैजर एक एनिमल है, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा दिखता है हनी बैजर। हनी बैजर जो है इट्स एन ओमनिवोरस एंड नॉक्टर्नल मैमल। यूपीएससी लव्स आस्किंग बिहेवियरल एस्पेक्ट। ओमनिवोरस है यानी कि बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी खा सकता है, प्लांट भी खा सकता है। नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव रहता है। लीस्ट कंसर्न है शेड्यूल 1 में है। ये आपको इंडिया में बनरगट्टा नेशनल पार्क और चिल्का लगून और ताडोबा, ताडोबा महाराष्ट्र में है, बनरगट्टा आपके कर्नाटका में है, चिल्का आपके उड़ीसा में है। तो आप देख सकते हो कौन से रीजन में, साउथ में दिख रहा है, ठीक है। ये जो है आपको अभी रिसेंटली साउथ में होने के बावजूद उत्तराखंड में दिखा, तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट साइटिंग। जो आपको इधर मिलनी चाहिए थी साउथ इंडिया में, वो आपके नॉर्थ इंडिया में मिल रही है, राइट। ओके, दूसरा आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, बिकॉज आई लव एनिमल्स, ओके। तो हनी बैजर जो है वो हनी बैजर ही क्यों कहलाता है? बिकॉज इट्स प्रेफर्ड फूड इज हनी, इसीलिए इसको हनी बैजर बोलते हैं। इसको हनी बहुत पसंद है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो लार्वा होते हैं ना हनी के, उसके ऊपर ये रेड मार के खा लेता है उसको। और सबसे मस्त चीज है कि इसको पता है कि बी जो है वो डंक मार देगी, बट स्टिल इतना पसंद करता है ये हनी कि इसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हनी बैजर बोलते हैं इसको। फिर है लेक कीवो। जब भी कोई लेक है ना, यूपीएससी को बहुत पसंद है लेक पूछना, तो लेक कीवो आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में 6th लार्जेस्ट अफ्रीकन लेक है कीवू। तो याद रखो कॉन्गो रवांडा, कॉन्गो एंड रवांडा के बीच में है, ओके। ये देखो लेक कीवो, कॉन्गो रवांडा के बीच में, इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन वाइल्ड एस, देखो इंडियन वाइल्ड एस आपको खुर में मिलता है, ये नियर एक्सटिंक्शन के पास जा चुका है। इसकी लास्ट पॉपुलेशन आपको इंडिया में रण ऑफ कच्छ गुजरात में मिलती है। आईयूसीएन में नियर थ्रेटेंड है, पर अपने इंडिया में नियर एक्सटेंशन जा रहा है, एक्सटिंक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? तो इंडियन वाइल्ड एस से दिमाग में आ ही जाना चाहिए रण ऑफ कच्छ। इंडियन वाइल्ड एस ना व्हाइट मार्किंग होती है इसके बॉडी पे, दिख रहा है एकदम डिस्टिंक्टिव व्हाइट मार्किंग होती है, और जीब्रा की तरह साइज होता है इसका। ये डेजर्ट और जेरोफिटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है। जेरोफिटिक का मतलब होता है जहां पे आपको जेरोफाइट्स मिलते हैं, जो कि वाटर, लेस वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको जेरोफाइट कहते हैं। लेस वाटर अडेप्टेड होते हैं, बेसिकली थॉर्नी प्लांट जैसे कैक्टस वगैरह जो है, दीज आर नोन एज जेरोफाइट्स। और ये थ्रेटेंड है बाय अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, ये बीमारी है जिससे इनको थ्रेट होता है सूरज से। और इसीलिए एक और चीज, वाइल्ड एस सेंचुरी, तो इसको देखते हुए, इनकी एक्सटिंक्शन लेवल को देखते हुए वाइल्ड एस सेंचुरी बनाई हुई है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकलौता रीजन जहाँ पे ये पाए जाते हैं दैट इज खुर, याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे ऑफकोर्स थॉर्नी स्क्रब्स मिलेंगे। देन अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर पे हम कई बार बात कर चुके हैं। अमेजोन रिवर में ड्रॉट्स आ रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, 9 कंट्रीज शेयर करता है इसको। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोटो डॉल्फिन मिलती है, और बोटो डॉल्फिन इंडेंजर्ड डॉल्फिन है, याद रखो। डॉल्फिन पे भी बहुत सवाल आते हैं। इंडिया में कौन सी मिलती है? इंडिया में गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है, इसको सुसु भी बोलते हैं, एंड शी इज ब्लाइंड, ओके, इंडिया वाली। देन मदीरा रिवर, मदीरा रिवर में बहुत लो लेवल है। अब कोई भी रिवर अगर ड्राई हो रहा है तो वो, या फिर लेक ड्राई हो रहा है, यूपीएससी का सवाल है, पूछ ले ये कहाँ पे है, तो अमेजोन वाले रीजन में मदीरा रिवर है। इसमें आप देखोगे बड़ी तेजी से ये मदीरा रिवर जो है वो ड्राई अप हो रहा है, और ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अमेजोन रिवर की, क्योंकि अमेजोन ही यहाँ से पास कर रहा है तो उसकी ट्रिब्यूटरी होगी। ये फ्लो करता है ब्राजील, बोलिविया और पेरू होकर। तो 3 कंट्रीज है, तीनों के नाम याद रखने, बीबीपी, ठीक है। उसके बाद पैराग्वे रिवर, पैराग्वे रिवर में भी ड्रॉट आ गया है। तो पैराग्वे रिवर तो इजी है आप लोगों के लिए लोकेट करना, पैराग्वे रिवर है तो पैराग्वे में होगा। यहाँ पे एक पंतानल वेटलैंड है, तो पंतानल के पास से जाता है पैराग्वे रिवर, ऑफ कोर्स पैराग्वे में ही जाता होगा। 5th लार्जेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका का, और ये ब्राजील बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन पैराग्वे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। और पंतानल का होम है ये, मतलब पंतानल वेटलैंड में अगर पूछा जाए कि कौन सी रिवर बहती है तो पैराग्वे रिवर बहती है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है पंतानल। फिर है सोलिमोस रिवर, सोलिमोस रिवर भी आपके अमेजोन बेसिन में है, यहाँ पे भी ड्रॉट है, यानी 2 रिवर, एक तो सोलिमोस और दूसरा मदीरा, दोनों के दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके अमेजोन रिवर में। सिमिलरली पैराग्वे रिवर में एक और है पिकलमो, यानी एग्जाम में आपके लिए एक हैक यहाँ से निकल गया, बताती हूँ क्या हैक। अगर एग्जाम में इस बार इस वाले यूपीएससी में कोई भी लेक आ रही है या रिवर आ रही है जो ड्राई अप हो गई है, एंड यू आर वेरी मच, यू आर बेसिकली कंफ्यूज्ड एग्जाम में कि क्या होगा, एंड यू सी एनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज नेम,
okay, and the river's name sounds like Pelamayo or something very weird, and it seems something like South American Latin term. तो आप साउथ अमेरिकन कंट्री का नाम उस पर टिक कर देना, ठीक है। वैसे नीग्रो रिवर, ये भी अमेजोन रिवर को अफेक्ट करती है, लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर है वर्ल्ड की, ठीक है। देन साउथ अमेरिका में ड्रॉट आया हुआ है, तो अब यहाँ से आपको समझ आएगा, चलो पूरा साउथ अमेरिका का रीजन ही ड्रॉट से ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऑफ कोर्स वर्स्ट ड्रॉट आया है ब्राजील में, रिकॉर्ड में सबसे वर्स्ट ड्रॉट आया, और लेक टेफे जो अमेजोन का है वो पूरी तरह से सूख भी गया है। और पिंक डॉल्फिन, और आपको बोटो डॉल्फिन भी देखा आपने, वैसे ही पिंक डॉल्फिन दोनों इंडेंजर्ड है, ये आपको मिलते हैं, और अपनी इंडियन डॉल्फिन भी इंडेंजर्ड है, गैंगेटिक डॉल्फिन। तो इससे आपको कोई भी इस बार लेक सूखने की, रिवर सूखने की बात है तो यू कैन वेरी मच टिक द अमेजोन ऑप्शन अगर है तो। फिर स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट 2023, इन्होंने कहा कि ये ड्राइएस्ट रिवर था, ग्लोबल ड्राइएस्ट ईयर था ग्लोबल रिवर्स के लिए। WMO रिलीज करता है इसको। ग्लेशियर लॉस बहुत ज्यादा देखा गया। फिर वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम, जिसको वाजा बोलते हैं, इसने अपनी दिल्ली वाली जू है ना उसको सस्पेंड कर दिया, उसकी मेंबरशिप को। क्यों किया होगा? क्योंकि जो दिल्ली जू वाले हैं ना वो अफ्रीकन एलिफेंट की अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी शेमफुल थिंग, कैसे आप सस्पेंड हो जाओ। फिर हॉर्सशू क्रैब, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हॉर्सशू क्रैब जो है इट्स अ लिविंग फॉसिल, बात किया था हमने, इट्स अ लिविंग फॉसिल, और ड्यू टू दिस ओवर ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस और अनरेगुलेटेड फिशिंग इसके हैबिटेट को खतरा आ रहा है। इट्स एन आर्थ्रोपॉड, ठीक है। IUCN जो इसका डेटा है ना, दिस इज डेटा डेफिशिएंट, अभी तक पता नहीं है कि क्या सीन है। नेक्स्ट वी हैव लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, एकदम इंपॉर्टेंट है ये, PYQ में भी आ चुका है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो WWF बाइनियरली निकालती है, मतलब साल में 2 बार। और लिविंग प्लैनेट इंडेक्स जो है वो ZSL प्रोवाइड कराती है। कैरेकल, गुजरात में आपको कैरेकल ब्रीडिंग सेंटर बना है कच्छ में। अभी कैरेकल है क्या, तो पहले पिक्चर देखो, कैट है एक, ठीक है, जो आपको कहाँ मिलती है? इट्स अ नॉक्टर्नल इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है ना दैट इज शाई, कम दिखेगा आपको। इल्यूसिव कैट है जो कि रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में दिखता है। लीस्ट कंसर्न इसका IUCN वो है IUCN लेवल, और नियर थ्रेटेंड है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में काफी मुश्किल से मिलता है। आप देख रहे हो कैरेकल बहुत ही यूनिक है। इसकी कैरेकल इसलिए फेमस है ना इसके कान के लिए, इसके कान में ना टफ हेयर होता है, तब आप पहचान लोगे कि हाँ ये कैरेकल है, दूसरी कैट से अलग है। ये आपको कच्छ, मालवा, अरावली, बुंदेलखंड वाली रीजन में दिखता है, और लाइफ स्पैन इसकी 17 ईयर्स होती है। देन ओरोपूचे वायरस, ओरोपूचे वायरस का आउटब्रेक देखा गया कहाँ पे? तो साउथ अमेरिका में, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबो। सोचो बेचारे ऑलरेडी ड्रॉट से झेल रहे हैं, एक बीमारी और आ गई। अगर कहानी की तरह याद रखोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिटेन। तो ओरोपूचे वायरस जो है वो ब्राजील, बोलिविया, कोलंबो जैसी कंट्रीज में आया है। इट्स अ जूनोटिक आर्बो वायरल डिजीज, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन में फैला है, इसको जूनोटिक बोलते हैं, एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? तो मिडजेस एंड मॉस्किटो। ये अमेजोन बेसिन का एंडेमिक है, और इसके जो सिम्टम्स है वो डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसे हैं। कोई वैक्सीन और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करती है। वुलर लेक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वुलर लेक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, और जम्मू कश्मीर में मिलती है। इसमें भी ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आएगा ही। यहाँ क्या याद रखना है कि वुलर लेक किससे फेड होती है? झेलम रिवर, ठीक है, झेलम रिवर, डू रिमेम्बर। रामसर साइट तो ऑफ कोर्स होगा, और यहाँ पे एक तुलबुल प्रोजेक्ट है। ये 2 चीजें याद रखनी कि झेलम, वुलर, तुलबुल, तीनों साथ में बोलो तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये रहा आपका वुलर लेक, और ये झेलम रिवर, ये फीड कर रही है इसको। देन वी हैव नागार्जुन सिरिसेलम टाइगर रिजर्व। आपको बता दें इंडिया का लार्जेस्ट अगर कोई टाइगर रिजर्व है ना तो यही है, नागार्जुन सिरिसेलम टाइगर रिजर्व। ये आपको आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला हिल रेंज में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका लोकेशन भी याद रखो। यहाँ पे आपको इंडियन गौर स्पॉट हुई है फिर से, क्योंकि लोग क्या मान रहे थे कि लोकली एक्सटिंक्ट हो गई थी, कि इंडियन गौर यहाँ नहीं मिल रही है, एक्सटिंक्ट हो गई है। पर फिर से देखना इज अ गुड न्यूज कि लोकली एक्सटिंक्ट जिसको मान रहे थे, इट्स हैज बीन साइटेड अगेन। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी कि कौन सी रिवर, ऑलरेडी टाइगर रिजर्व देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, रिवर याद से झट से याद कर लो। यहाँ पे कृष्णा रिवर, सिरिसेलम और नागार्जुन सागर डैम्स भी दिखते हैं यहाँ पे। ये रही लोकेशन। रूपकुंड लेक श्रिंक हो रहा है, क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। रूपकुंड लेक को स्केलेटन लेक या मिस्ट्री लेक भी बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं जो कि 9th सेंचुरी के रिमेन्स हैं, और यहाँ पे एनुअल श्रिंकिंग हो रही है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके अलावा यहाँ क्या जानना कि ये इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट
चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड में दिखती है रूपकुंड लेक, ठीक है। मिस्ट्री लेक, स्केलेटन लेक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? एवं नहीं बोलते क्योंकि यहाँ ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं 9th सेंचुरी के। फिर काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रांस हिमालयन रीजन में है, यानी कि आपके कहाँ हो सकता है? लद्दाख वाले रीजन में अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो ये होता है ना ट्रांस, यहाँ पे आपके हिमालय है और ये इसके भी ऊपर ट्रांस हिमालयन रीजन होता है यहाँ, ठीक है। ये चाइना, अफगानिस्तान, ये सब जगह ट्रांसफर करता है। तो ट्रांस हिमालयन रीजन में आपको दिखता है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे आपको क्या मिलता है ना, यहाँ पे आपको तिब्बतन एंटीलोप की स्पीसी मिलती है, ओके। और ये जो है, ये तिब्बतन एंटीलोप बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ स्नो लेपर्ड, कियांग, ब्लू शिप भी इंपॉर्टेंट है, काराकोरम में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये होम है श्योक और नुब्रा रिवर के। रिवर्स ऑलरेडी आई टोल्ड यू, रिवर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। हुलुंग गपार गिब्बन के बारे में हम पहले भी बात किया हमने लास्ट क्लास में, आई डू रिमेम्बर विविडली। हुलुंग गपार गिब्बन जो है, ये आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये हुलुंग गपार गिब्बन सैंक्चुरी जो कि कहाँ पे? आपके असम में, वहां पे मिलते हैं। आपको अब पता होना चाहिए कि जो हुलुंग गिब्बन है वो एक लौता ऐसा एप स्पीसी है ना जो आपके इंडिया में मिलता है। मैंने आपको मंकी वर्सेस एप भी बताया था, इफ यू डोंट रिमेम्बर जाके वापस रिवाइज करके आओ, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। तो ये इसका आईयूसीएन स्टेटस 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एक वेस्टर्न वाले का तो, जो वेस्टर्न हुलॉग गिब्बन है वो इंडेंजर्ड है, पर अपने इंडिया में ईस्टर्न वाला मिलता है, वो वल्नरेबल है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश में दिखता है। पर अगर यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा तो दे आर गोइंग टू डाई। वही बात है ना कि हम इतने लालची हो गए कि हम देख ही नहीं रहे हैं कि वी हैव सम वेरी रेयर स्पीसीज दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। अगर आप लोगों में से कोई फॉरेस्ट निकालता है, फॉरेस्ट ऑफिसर बनता है, तो प्लीज ट्राई टू वर्क इन एन एथिकल मैनर, ट्राई टू थिंक अबाउट एनवायरमेंट फर्स्ट, ओके। आप लोग के पास पावर होगी तो उसको सही यूज करना। नेक्स्ट वी हैव पेंगुइन, अफ्रीकन पेंगुइन। अफ्रीकन पेंगुइन एक आर्टिफिशियल नेस्ट इंप्रूव कर रहा है। ब्रीडिंग सक्सेस ऑफ अफ्रीकन पेंगुइन 16.5%, मतलब आर्टिफिशियली नेस्ट हमने बनाया ताकि ब्रीडिंग हो सके और इनका पॉपुलेशन बढ़ सके। आईयूसीएन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है। ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। यूजुअली पेंगुइन आपको कहाँ दिखेंगे? अंटार्कटिक में पेंगुइन पाए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको जो पेंगुइन है साउथ अफ्रीका में एक स्पेशल पेंगुइन मिलते हैं जिनको अफ्रीकन पेंगुइन बोलते हैं, ठीक है। तो पेंगुइन जो है उनको अब इतनी तो रेयर होगी ऑफ कोर्स, तो रेयर होने की वजह से ये जो है वो अफ्रीका वाले, इनको बचाने की जरूरत थी, तो इसी वजह से इनको बचाने के लिए आर्टिफिशियल नेस्ट बनाया जा रहा है। इनका लाइफ स्पैन 20 ईयर्स होता है इन वाइल्ड। फिर गांधी सागर सैंक्चुरी, जब हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा प्रोजेक्ट चीता चल रहा है अभी ट्रांसलोकेशन वाला, उसमें हमने बात किया था क्या? हमने बात किया था कूनो पालमपुर जो नेशनल पार्क है एमपी वाला, वहां पे लाएंगे। एंड देन सेकेंड फेज में गांधी सागर में लेकर आएंगे जो कि एमपी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गांधी सागर, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। गांधी सागर जो है वो आपको ड्राई डेसिडुअस रीजन में मिलता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया, बेयर और स्ट्राइप्ड हाइना भी दिखते हैं। और यहाँ अंदर गांधी सागर डैम भी है जो कि चंबल नदी पे है। यहाँ से आपको ये रिवाइज हो गया कि हाँ चलो चंबल नदी पे है। देन डल लेक कहाँ पे? कश्मीर। पहले जो है ना, जब कश्मीर वाज नॉट दैट वॉलेटाइल एंड टेररिस्ट प्रोन नहीं था, तो बहुत सारी जो पुरानी मूवीज है लाइक 1960s की और 50s की, एज आई एम अ मूवी बफ, तो 1960s और 1950 की मूवीज जो शूट होती थी ना वो आपके डल लेक पे बहुत शूट होती थी। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर लेक है। यहाँ पे शिकारा बहुत फेमस है डल लेक पे, विच इज अ बोट बेसिकली, जो कि हाउस बोट जैसा होता है जो डल लेक पे चलता है, ठीक है। तो डल लेक श्रीनगर की बहुत ही खूबसूरत लेक है। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज फ्रेश वाटर अर्बन लेक, ठीक है। और ये एक रामसर साइट ऑफ कोर्स होगा। यहाँ पे शिकाराज हैं जो मैंने बताया, वुडन बोट होती हैं। ये एक नेचुरल वेटलैंड है जो कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजल के बीच है। डल लेक 4 बेसिन्स में डिवाइडेड है, गगरीबल, लोकुत दल, बोध दल एंड नाइजीन। यहाँ पे आपको राड दिखेगा। राड क्या है? तो फ्लोटिंग गार्डन्स है जिसमें लोटस के फ्लावर लगे हुए हैं। रूपलंक और सोनलंक, ये 2 नोटेबल फीचर्स हैं इस लेक के। रूपलंक का मतलब सिल्वर आइलैंड और सोनलंक का मतलब गोल्ड आइलैंड। इजंट इट प्रिटी? देखो कितनी खूबसूरत है डल लेक, इट्स अ ड्रीम। देन कृष्णा नदी जो है वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके मूव करती है एंड देन बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन है जैसे कि कोयना और नागार्जुन सागर,
ये कृष्णा नदी की बात की जाए तो इट्स अ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट इज गोदावरी एंड सेकेंड इज कृष्णा। तो कृष्णा जो है आपकी ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर रेंज से, ये याद रखो, वैसे भी रिवाइज करोगे जब ज्योग्राफी तो देखोगे ही। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये एक क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसी है वल्चर की, तो वी नीड टू कंजर्व इट। ये आपको इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में दिखता है। इसको रीइंट्रोड्यूस कराने की प्लान कर रहे हैं हम लोग। ऑफ कोर्स वल्चर्स एज स्कैवेंजर, डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, और डाइक्लोफिनाक की वजह से इनकी पॉपुलेशन घट गई इंडिया में, और इस लेवल पे आ गए कि उंगली पे काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसको देखते हुए वल्चर एक्शन प्लान 2025 में हमने लॉन्च किया था, और जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी हमने। इससे हम लोग क्या करें, ये है कहाँ, ये आपका हरियाणा में है, जटायु ब्रीडिंग सेंटर पिंजोर हरियाणा में। ठीक है, तो ये लोकेशन थोड़ा पता होना चाहिए आपको। देखो ये ऐसा दिखता है, क्या मस्त स्पेसी है। मुझे मतलब आई लव बर्ड वॉचिंग। मैं कॉलेज के टाइम, बिकॉज आई एम अ जूलॉजी स्कॉलर, सो मैंने जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस बोथ आई रियली लव, तो मैंने बर्ड वॉचिंग भी की थी। तो आपको ना ये बर्ड्स दिख जाए ना तो यू कंसिडर योर सेल्फ लकी, यू काउंट योर सेल्फ लकी। बट अब नहीं दिखेंगे आपको। डाइक्लोफेनाक जो था ना, इसके बारे में बताओ तो ये एक पेन किलर था, ठीक है, और ये ना कैटल्स को देते थे उनके पेन कम करने के लिए। एंटीबायोटिक नहीं, पेन किलर था, NSAID बोलते हैं इसको, और ये उनको दिया जाता था। और जब ये मर जाती थी ना कैटल्स, तो उसको कौन खाते थे, वल्चर, लेकिन वल्चर्स के लिए पॉइजन था, और इस वजह से धड़ल्ले से मरने लगे वल्चर्स। बट हमारी गवर्नमेंट को पता चलते ही उसको बैन किया गया। बट स्टिल अभी भी डाइक्लोफिनाक भी बैन है, असीलोफिनाक भी बैन है, बैन कर दिया गया है, और भी बहुत सारे बैन किए गए हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, जिसको रियो कन्वेंशन की एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, रियो बॉडी भी बोलते हैं, 3 बॉडी बनी थी रियो से। अगर आप लोग के पास टाइम हो तो यूट्यूब पे जो मैंने PT365 अपलोड किया है, उसमें मैंने अपने एक नोट्स डाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, और जो टाइमलाइन है कन्वेंशन की, वो शायद लेक्चर 1 में ही है, वो आप देख लेना। ठीक है, नहीं हुआ तो जब ये लेक्चर कंप्लीशन पे आएगा ना, तो मैं अलग से आपको बता दूंगी। ठीक है, और इवन वी आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग सम वीडियोज आउट देयर फॉर एनवायरमेंट सो दैट आई कुड हेल्प यू, तो वहां भी बता दूंगी, डोंट वरी। तो देखो, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, एक कार्टाजीना, एक नगोया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 30x30 टारगेट है, जिसमें 30% वर्ल्ड के लैंड और ओशन को कंजर्व करना है बाय 2030। BBNJ पे हम 1000 बार बात कर चुके हैं। कोरल ट्राइंगल, पहले तो जानो कोरल ट्राइंगल है कहाँ पे। तो कोरल ट्राइंगल 3 कंट्रीज में बीच में बहता है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी। अब नाम से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे 76% कोरल स्पीसीज पाई जाती है, इसलिए इसको कोरल ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पे ऑयल और गैस की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, जिससे कोरल को थ्रेट मिल रहा है। ऑफ कोर्स कोरल रीफ्स के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। ये देखो, फिलीपीन, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी। ओके, देन आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके असम में है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी, इट्स लाइक रेपिटेशन। देन बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे भी हमने बात कर ली है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, हाँ, इमिशन गैप रिपोर्ट। इमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो 2024 का रिवील करता है कि एमिशन जो है 1.3% बढ़ गए हैं, और चाइना और इंडिया टॉप एमिटर है। ओके, और ये रिलीज कौन करता है इमिशन गैप रिपोर्ट, तो UNEP। गैप बताता है कि क्या टारगेट है और कितना हम कर रहे हैं, उसके बीच के गैप को बताता है। ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स के भी गैप को बताता है। देन वी हैव 21st लाइफ स्टॉक सेंसस 2024। तो अभी 21वां लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ है। लाइफ स्टॉक कौन होते हैं, तो आपको पता है, ये गाय भैंस जो हम लोग रखते हैं। इसमें 15 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया था, और 219 इंडिजिनस ब्रीड और उनका लाइफ स्टॉक डेटा लिया गया वाया मोबाइल ऐप। तो आजकल तो हम सब डिजिटाइज कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सेंसस हर 5 ईयर पे कंडक्ट होता है। पहली चीज तो ये लो, ये कलेक्ट करता है डेटा ऑन पॉपुलेशन, ब्रीड्स, डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोवाइड करता है इंसाइट इनटू लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स। उसके बाद है सांबर लेक। सांबर लेक राजस्थान में है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक है। सलाइन लेक का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक है। इट्स अ रामसर साइट, जो कि वाइटल है किस चीज के लिए, तो सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए वाइटल है। ये राजस्थान में अरावली हिल्स बहती है ना, बहती बोल रही हूँ, अरावली हिल्स का लोकेशन वहां पे सराउंडेड है। 5 रिवर से इसको पानी मिलता है, और ये सॉल्ट प्रोडक्शन सपोर्ट करती है। एंड इट इज ऑल्सो अ रामसर साइट। देखो किस तरह से सॉल्ट बना रहे हैं यहाँ पे। देन बोडियागम
बिलमुख बर्ड सैंक्चुरी, ये आपको कहाँ दिखता है? दिस इज ऑल्सो इन असम। सो असम इस बार बहुत न्यूज में है, इसकी सैंक्चुरीज न्यूज में है, तो असम को याद करके रीड करके जाना है इस बार। बोरदीव जो भी असम से रिलेटेड है, चाहे असम की ज्योग्राफी देखनी पड़ जाए, असम का इकोनॉमी, हर पर्सपेक्टिव देख के जाना। बोरडीबाम बिलमुख बर्ड सैंक्चुरी असम में बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन फेस कर रही है, जिसमें बर्ड ड्रॉपिंग स्पीसीज की जो ड्रॉपिंग है वो हो गई है ओवर 70%। यहाँ पे सुबनसिरी रिवर बहती है, याद रखना, ठीक है। सुबनसिरी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। देन वी हैव बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में, ये पार्ट है राजाजी नेशनल पार्क का। इसका लोकेशन है मसूरी गढ़वाल रीजन। यहाँ आपको हिमालयन गोट, पैंथर, लेपर्ड्स और बेयर मिलती हैं। वैसे एशियन गोल्डन कैट भी असम में ही मिलती है, सिंस सी असम इज अगेन गेटिंग अटेंशन। IUCN में नियर थ्रेटेंड है, साइट्स में भी है ये। उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे? MP में। यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, ठीक है। लार्जेस्ट रिजर्व तो हमने नागार्जुन सिरिस्लम देखा, पर टाइगर डेंसिटी के नाम पे अगर देखो तो बांधवगढ़ में मिलता है। ये आपको विंध्य सतपुरा के बीच में है। जल ही अमृत स्कीम ऑफ कोर्स वाटर सिक्योर सिटीज के लिए लाया गया है। हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग कॉसेट फ्लो सिस्टम है इसके अंदर। ये पेरियार और चिल्लुक्की रिवर बेसिन जो है वहां पे लॉन्च हुआ है। वहां फ्लड फोरकास्ट करेगा कि फ्लड आ सकती है कि नहीं। ये फोरकास्टिंग होगी तभी तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। अगेन नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया किसको? तो ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किया ये अवार्ड, 5th नेशनल अवार्ड, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसको? तो इज नॉट गिवन एंड नॉट दैट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। देन CCPA नोटिफाई करता है ग्रीन वॉशिंग, में आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, फॉरेस्ट अंडर फायर, तो ये एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर देखा गया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स किससे कैसे अचीव कर पा रहे हैं हम या नहीं कर पा रहे हैं। फिर यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन EUDR बोलते हैं, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट जो है वो उसके ऊपर कंसर्न सिविल सोसाइटीज ने रेस करा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह से कार्बन क्रेडिट है वैसे ही, जो अलाउ करता है कंपनीज को नेचर कंजर्वेशन के ऊपर पैसा लगाने में, ताकि नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट हो पाए। लेकिन NGOs का कहना है कि इसके ऊपर कंसर्न उनको लग रहा है, ठीक। फिर ग्रीनिंग ऑफ अंटार्कटिका, देखो अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा आइस कवर है, अब वहां पे ग्रीनिंग होने लगे, पेड़ पौधे उगने लगे, तो इट्स वेरी बैड साइन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज दिखा रहा है, ठीक है। वहां पे हीट आ गई तभी तो प्लांट्स उग रहे हैं। इससे क्या होगा? एल्बिडो रिड्यूस होगा, क्योंकि जो अंटार्कटिक है उसमें जो ये आइस है वो एल्बिडो इंक्रीज करके रखता है। एल्बिडो मतलब जो सन की जो रेज है, सोलर रेज, उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको एल्बिडो कहते हैं। तो अगर ज्यादा एल्बिडो होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, आई एम सो सॉरी, एब्जॉर्ब नहीं होगा, ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, उल्टा बोल दिया मैंने। रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी होती है, रिफ्लेक्ट करने की सोलर रेस को, ठीक है। तो सन के रेस को जितना एल्बिडो होगा उतना रिफ्लेक्ट करेगा, तो हीट अप नहीं होगा हमारा लैंड। पर जैसे जैसे ये जो आइस कवर है, आइस कवर डिक्लाइन होगा तो एल्बिडो भी कम होगा, और क्या होगा कि सारी सनरेज रिफ्लेक्ट होने की जगह एब्जॉर्ब होगी, हीट अप होगी, ज्यादा ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा, और इस तरह से ग्रीनिंग होगी, विच इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। फिर कोऑर्डिनेशन कमिटी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पे बात कर चुके हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक पे भी हमने बात कर ली है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब पे भी बात कर चुका है। अब कह रही हूँ ना मैं, इस पॉइंट पे हमारी बहुत रिपीटेशन होगी। ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फंड जो है वो अलाउ करती है, इसने अपना पहला प्रोजेक्ट कॉल जो है वो लॉन्च किया है, जो केमिकल और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है। ये स्टैब्लिश हुई थी ड्यूरिंग 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि बॉन में हुई थी, जर्मनी में, और ऑफ कोर्स केमिकल और इन सब वेस्ट को मैनेज करने के लिए स्मॉल आइलैंड नेशंस में। Then we have IUCN report on agriculture. Reports not important. Then eco-mark rule. eco-mark rule ना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लेबलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज लाती है, ताकि सस्टेनेबिलिटी हो सके। इसमें फूड, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ कवर होता है, सबके ऊपर इको मार्क दिखेगा। दैट मीन्स कि हाँ, ये इकोलॉजिकली बेटर है, और ये मार्क की वैलिडिटी 3 years की है, ताकि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहले तो लोकेशन जान लो, बिहार में है। बिहार में एक ही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, दैट वाज वाल्मीकि नगर। अब उसके लिए आपको पहले मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व के लिए NTCA का अप्रूवल चाहिए होता है। तो NTCA ने अप्रूव कर दिया है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार की 2nd टाइगर रिजर्व बनेगी आफ्टर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और इससे क्या होगा? टाइगर का कंजर्वेशन के एफर्ट्स बढ़ पाएंगे,
दो टाइगर रिजर्व हो जाएगा। कैमूर अब कहाँ पे है ये, तो बिहार में है, लेकिन कौन सी रिवर, तो सोन रिवर और कर्मनाशा नदी के बीच में कैमूर हिल्स मिलती हैं, ये एक प्लेटू है, वहां पे आपको बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ मिलता है, यहीं पे आपको टाइगर्स को रिलोकेट किया जाएगा। और जो है यहाँ पर अगर क्लाइमेट बोला जाए तो फॉरेस्ट बोला जाए तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट मिलता है और परफेक्ट है टाइगर लैंडस्केप के लिए। नाइल बेसिन, तो नाइल आपको पता है लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, 10% अफ्रीका का लैंड एरिया लेती है। व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, दो ट्रिब्यूटरी है नाइल की। अभी बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए हैं, तो इससे आयनोस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस देखिएगा। आयनोस्फेयर कौन सा होता है, तो हमारे अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, तो आयनोस्फेयर जो होता है वो एटमोस्फेयर के जस्ट ऊपर ऊपर जो लेयर्स होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अलग अलग लेयर्स होते हैं, स्फीयर्स होती हैं, उसमें आयनोस्फेयर जहाँ पे आयंस होते हैं, ये आयन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत मदद करते हैं। तो अगर ये किसी भी तरह से डिस्टर्ब होगा ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेविगेशन में इशू पड़ेगा। तो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स बनती हैं जो कि ट्रिगर करती है इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स, ये टर्म याद रखो। और ये बबल्स जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकती है। लिपू लेक पास जो है आपका कहाँ है, उत्तराखंड के पास है। और लिपू लेक पास जो है यहाँ देखो, काला पानी लिपू लेक, यहाँ पे क्या इशू हुआ था ना, लिपू लेक पास यहाँ पे, लिपू लेक से ना इंडिया और नेपाल के बीच में इश्यूज हो गए थे रीजन को लेके, बोल दिया था कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेके। तो इसका ना ये याद रखना कि नॉर्थ से साउथ कौन जाता है या ईस्ट से वेस्ट, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी टारगेट अंडर सीबीडी, तो हमने टारगेट्स रखे हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग, तो जो हाई परफॉर्मेंस बिल्डिंग है ना उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ताकि एनर्जी एफिशिएंसी हो सके और हेल्दी आउटडोर इन्वायरमेंट बन सके। ग्रीन हशिंग, ग्रीन ये वाला, इस पे तो हम बात कर ही चुके ऑलरेडी। इको सेंसिटिव एरियाज भी समझाया था आप लोगों को, बताया था ना मैंने आपको, गडगिल और कस्तूरी रंगन, ये दो कमिटीज थी जिन्होंने इको सेंसिटिव जोन डेसिग्नेशन के बारे में बात की थी कि कितना परसेंट डेजिग्नेट करना चाहिए। बिहार में आपको पता है हमेशा फ्लड आती रहती है, और मेजर रिवर कौन है जिसको सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, दैट इज कोसी और गंडक रिवर। इन दोनों में प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से बिहार जो है ना वो बहुत ही प्रोन हो जाता है फ्लड के लिए। और देखो किस तरह से इतने इतने अंदर तक पानी में डूब चुकते हैं घर, ठीक है। तो ये इश्यूज है, इस वजह से इंटरलिंकिंग, वो जो मैंने आपको कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बताया था, ये बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिहार वाले रीजन में। देन वी हैव स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी डायनेमिक्स इन लद्दाख। तो आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना जो है वो ऑल्टीट्यूड पे टैंक्स डिप्लॉय कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो हम T-90 टैंक्स को लेकर जा रहे हैं वहां पे, जो कि 13,000 से 15,000 फीट पे होगी। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगी पैंगोंग सो लेक की, जहाँ पे टेंशन हुए थे। इससे क्या होगा ना, हम लोगों को ये टैंक्स बहुत हेल्प करेंगी, कोल्ड कंडीशन में भी रह सकती है तो लो ऑक्सीजन पे रहने के लिए हेल्प करेगी, और इसके अलावा मेंटेनेंस हो पाएगा और हमारी आर्मी को बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव SNT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक टॉपिक देखते हैं देन SNT नेक्स्ट क्लास में करते हैं, वरना आप लोग पे हैवी हो जाएगा। मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है वो आपको उसकी फिर से आपको डेथ कंफर्म मिली है रवांडा में। ये एक हीमोरेजिक फीवर है, हीमोरेजिक मतलब ब्लड लॉस हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो हीमोरेजिक फीवर है, ये एक बैट की वजह से होता है, दैट इज रोसेटस फ्रूट बैट। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट करता है वाया बॉडीली फ्लूइड। फेटेलिटी 88% बहुत हाई है। फिलो वायरस फैमिली से है जो कि इबोला से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी चीज, देयर इज नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट ऑफ दिस और वैक्सीन ऑफ दिस डिजीज। वैसे हीमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ये मैं आपको समझाऊंगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पोलियो वायरस, अब ये पोलियो वायरस ये सब आएगा तो यू विल हैव टू रीड कि हाँ वायरस से होता है, और हमने कई बार रिवाइज भी किया है तो यहाँ पे रेपिटेशन हो गया ऑफ कोर्स। बट जहाँ पे भी मुझे लगता है कि साइंस में आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट समझाना है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक कीप रीडिंग and keep revising.